नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये अपना 9th वीडियो होने वाला है और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ डीएनए के बारे में। लास्ट वीडियोस की अगर हम बात करें तो उसमें हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हम स्टार्ट कर चुके थे। पिछला जो टॉपिक है अपना सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वो अपना कंप्लीट हो चुका था और न्यूक्लिक एसिड में हमने बात की थी कि किस प्रकार से जो है इसकी डिस्कवरी फ्रेडरिक मिशर द्वारा की गई और उन्होंने इसका नाम जो है वो न्यूक्लिन रखा था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे साइंस की दुनिया में एक्सपेरिमेंट्स होते गए, न्यू न्यू डिस्कवरीज होती गई, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट्स आए तो धीरे धीरे उनकी स्ट्रक्चर्स हमने और अच्छी तरह देखी और जैसे न्यू डिस्कवरीज हुई तो एक साइंटिस्ट आए अल्टमान ने जो है इनको सही तरीके से परखा और उनको पता चला कि ये जो न्यूक्लिन है, फ्रेडरिक मिशर ने जिसकी डिस्कवरी की है, ये एसिडिक है नेचर के अंदर, यानी उनकी जो प्रकृति है वो अम्लीय है। और ये क्योंकि ये इनकी जो है प्रकृति वो अम्लीय है, ये नेचर में एसिडिक होते हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, तो इसका नाम जो है अल्टमान ने दिया था न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड्स इनका जो नाम है और न्यूक्लिक एसिड्स अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने देखा था इनके स्ट्रक्चर के बारे में, तो वहाँ पे हमने न्यूक्लियोसोम के बारे में जाना था। उसके बाद हमने जब डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में देखा तो उसमें हमने बात की थी न्यूक्लियोसाइड की, न्यूक्लियोटाइड की, नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के होते हैं और उनसे किस किस टाइप के न्यूक्लियोटाइड जो है या फिर न्यूक्लिक एसिड उत्पन्न होते हैं या कौन से न्यूक्लिक एसिड्स उनके हमने नाम जाने थे। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डीएनए के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, आज का अपना टॉपिक होने वाला है डीएनए। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार ये टॉपिक है क्योंकि इसमें जो है जितनी भी चीजें हैं वो समझने जैसी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रटना पड़े। तो बिना किसी देरी के हम जो है टॉपिक की बात करते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको बोलते हैं, यानी जैव रासायनिक यौगिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित जीव है, उनका बहुत ही आवश्यक यौगिक है। चाहे आप देख लीजिए उनकी स्ट्रक्चर, उनके फंक्शनल किसी भी रूप में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि डीएनए जो है, अगर आपको पता है, आपने बेसिक्स पढ़े हैं, तो उसमें क्या है कि डीएनए जो है ये बेसिक यूनिट है अपने बॉडी की। अपनी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, अपने जो फंक्शंस है बॉडी के, उनकी बेसिक यूनिट है ये। यानी हर एक जो कोशिका है, जितनी भी लिविंग सेल्स हैं, जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं, उनके अंदर डीएनए उपस्थित होता है और उसी डीएनए के कारण वो जो भी क्रिया करेंगी वो भी उसी के कंट्रोल में होती है। ठीक है, वही कंट्रोल करता है डीएनए। उसके अलावा किस प्रकार का कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बनेगा, किन्हीं जितनी भी सेल्स हैं उसके अंदर, वो तो उनका जितना भी डेटा है वो सब डीएनए के पास उपस्थित होता है। तो एक प्रकार से जेनेटिक मटेरियल इसको हम बोलते हैं। हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन इनके अंदर छुपी होती है। हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन को मैं आपको बताऊं हिंदी में, आनुवांशिक जानकारी इनके अंदर होती है। किस प्रकार से जो है कि किसी इंसान के किस प्रकार के बाल होंगे, किस रंग के बाल होंगे, वहां से लेकर आंखों का रंग, उसकी हाइट, उसकी कुछ हद तक जो है पर्सनालिटी भी जो है डीएनए अफेक्ट करता है। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल जो है डीएनए अपनी लाइफ में उसका होता है। आगे हम बात करें सन 1884 की, तो हर्टविग एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने जेनेटिक कोड जो है उसके प्रमाण खोजे, यानी उसको डिस्कवरी की जेनेटिक कोड्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, डीएनए के ऊपर जीन्स उपस्थित होते हैं और वो जो जीन्स हैं अगर उनको हम किसी लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है, तो जेनेटिक कोड उसको हम बोलेंगे। अब हर एक जो जेनेटिक कोड है वो स्पेसिफिक फंक्शन दर्शाता है। जैसे डीएनए के अंदर कोई भी जो जेनेटिक कोड है वो आपके हेयर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आईज के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी किस प्रकार की पर्सनैलिटी होगी, ये तक जो है जेनेटिक कोड्स में जो डाटा फीडेड होता है अपना डीएनए के अंदर। उसके बाद हम बात करें डीएनए के स्ट्रक्चर की, तो सबसे इम्पोर्टेंट और बायोलॉजी के फील्ड में सबसे रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी जो की थी वो है वॉटसन और क्रिक ने। इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया डीएनए का। कब दिया था? 1953 में। तो ये आप सब चीज़ें एक साथ नोट भी कर सकते हैं और मैं आपको बताऊं रिवोल्यूशनरी जो डिस्कवरी है डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की, ये इसीलिए है क्योंकि इसी के बाद से जो है सारी की सारी जो डीएनए की स्ट्रक्चर की हमारा जो नज़रिया है वो देखने का बदल गया। क्यों?
क्योंकि जैसे ही हमको डीएनए की पूरी स्ट्रक्चर मालूम पड़ी, किस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर होती है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर तक हमने जाना और हमको जीन्स के बारे में पता चला, हमने देखा कि किस प्रकार जो है प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वाटसन और क्रिक के जो डबल हेलिकल मॉडल है उससे काफ़ी अपने लिए सहायक वो साबित हुआ। तो ये सब आप नोट कीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने आपको बताया कि जो डीएनए है एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। इसके बाद जो है हम आरएनए के बारे में भी पढ़ेंगे, वो भी एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो उसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल इसको बोलते हैं। और इसकी जो स्ट्रक्चर है, न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली थी, वो हमने बात की थी। हाँ, डीएनए अपना टॉपिक चल रहा है। इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड्स। इसकी हम बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर की अगर मैं आपको बात करूं तो इसके अंदर हमने देखा था पेंटोज शुगर एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर उपस्थित होती है। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस में एनबी शॉर्ट में इनको लिख देता हूँ, क्योंकि लास्ट क्लासेस जिन्होंने भी देखी है उनको पता होगा एनबी हमने शॉर्टकट नेम जो है यूज किया था नाइट्रोजनस बेस के लिए। और एक है अपना फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप तीन चीजें हैं। पेंटोज शुगर जो है वो दो टाइप की हमने देखी थी जब हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड। उसके अंदर हमने देखा था कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो है डीऑक्सीराइबोस शुगर उपस्थित होती है। राइबोस शुगर इसके अंदर होगी। स्ट्रक्चर की अभी हम बात कर लेंगे। नाइट्रोजनस बेस की अगर मैं आपको बताऊं, इसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि शुगर की जो है स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, अगर आपको याद ना रहा हो तो भी हम यहाँ पे जो है इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। CH2OH यहाँ पे उपस्थित होगा, तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर इसके अंदर उपस्थित होती है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं नाइट्रोजनस बेस की तो एडेनिन जो है ये अटैच होता है थाइमिन से, इसके अंदर पाया जाएगा थाइमिन। यूरेसिल इसके अंदर एब्सेंट होता है और सी यानी साइटोसाइन जो है वो अटैच्ड होता है गुआनिन से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता हो ये दो जो है ये प्यूरिन्स हैं और दोनों जो है वो पिरिमिडिन्स है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे उपस्थित होते हैं दोनों नाइट्रोजनस बेस के बीच। फॉस्फेट ग्रुप हमने देख लिया था किस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो ये जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार अगर जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। अब जो है आपने ये नोट किया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अपीयरेंस की, कहाँ पे ये उपस्थित होता है, उसकी बिल्कुल डिटेल स्टडी हम करेंगे कि किस किस जगह पे उपस्थित होता है। तो वही हम देखना है किन किन टाइप के ऑर्गेनिजम्स में इसकी अपीयरेंस होती है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है अपीयरेंस। आप पॉइंट डाल के भी जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं उसको आगे। इसमें जो है हम बात करेंगे कि जो डीएनए है वो उपस्थित होता है कहाँ पे, फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सभी जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके अंदर डीएनए उपस्थित होता है। एक्सेप्ट अगर मैं बात करूं, जो प्लांट वायरस होते हैं, प्लांट वायरसेस जो होते हैं, पादप विषाणु जो होते हैं, उनके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित जीव है, उनके अंदर उनके अंदर जो है डीएनए उपस्थित होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। किसके रूप में? जेनेटिक मटेरियल के रूप में। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्पाइरल भी होता है,
स्पाइरल से मेरा मतलब है कुछ इस प्रकार का। इसके तो स्पाइरल जो है और कोइल्ड ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। और अगर बात करें कहाँ कहाँ पे इनके अलावा जो है, मैं आपसे बात कर रहा था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनके अंदर क्या होता है कि डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो, उसमें क्या होता है कि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं होती, किसी प्रकार का वहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी जो सेल है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल बिखरा पड़ा होता है। ठीक है, जैसे अगर ये सेल है, ये कोशिका है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे यहाँ पे भी जो है जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी। तो इसमें जो है कोई फिक्स जगह नहीं है न्यूक्लियस की। तो इसमें जो है न्यूक्लियस होता ही नहीं है, हम देखें तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता नहीं है, बस इनके गट्ठर बन के वहाँ पे पड़े होते हैं। वो भी इसीलिए क्योंकि जो डीएनए है वो निगेटिवली चार्ज होता है और जो भी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं वो इनको बाइंड करके किसी एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह पे वो इकट्ठे रहते हैं। तो ये हमने बात कर ली प्रोकैरियोटिक सेल की। उसके अंदर वैसे जो है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वो चाहे यूकैरियोटिक सेल का हो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने आपसे बात की, यूकैरियोटिक सेल में देखा उसके जो राइबोसोम्स हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अलग से राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। तो उसी प्रकार जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, तो ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल्स हमने पढ़े थे। ठीक है, हिंदी में अगर मैं इनको बताऊं आपको तो ये अर्धचालक जो है कोशिकांग होते हैं, यानी खुद का भी इनके ऊपर जो है थोड़ा कंट्रोल होता है। तो उसके लिए इनको खुद को भी डीएनए चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए जो है वो क्या करता है। जैसे कोई भी सेल का जो है डीएनए वो उसके फंक्शन और उसकी स्ट्रक्चर, यानी कि पूरी एक तरह से जो डीएनए है वो कंप्यूटर में जिस प्रकार सीपीयू होता है उसी प्रकार ये काम करता है। ह्यूमन बॉडी में जिस प्रकार ब्रेन होता है, दिमाग होता है, उसी प्रकार एक सेल के अंदर डीएनए काम करता है। तो वही मैं आपसे बात कर रहा था। तो जितने भी जो सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनके अंदर सर्कुलर डीएनए उपस्थित होता है। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं दो प्रकार की स्ट्रक्चर है मेनली डीएनए की। बात करें अगर प्रोकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। हिंदी में मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लास्टिड से अपने, तो ये तीनों जो है इनके अंदर जो डीएनए पाया जाएगा वो सर्कुलर होगा। इनके अंदर जो डीएनए होगा वो सर्कुलर डीएनए उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल को हम हिंदी में प्रोकैरियोटिक कोशिका ही बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्लास्टिड जो है वो लवक कहलाते हैं। ठीक है, प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं। ये हमने, अगर आपने सेल टॉपिक हमारी वीडियोस में से पढ़ा है तो आपको पता होगा। ठीक है, तो सर्कुलर डीएनए इनके अंदर पाया जाता है। वहीं मैं इधर लिख देता हूँ। अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो है डीएनए उपस्थित होता है वो थ्रेड लाइक होता है। थ्रेड लाइक मतलब धागे नुमा डीएनए जो है वो उपस्थित होता है। आपने देखा होगा जब हमने बात की थी लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था तो वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की हमने बात की थी, और जेनेटिक मटेरियल में हमने देखा था कि जो डीएनए है वो दो टाइप से हम जो है उसकी स्टडी कर सकते हैं। यानी सेल जो है सेल साइकिल के अंदर दो फेज है, या तो इंटरफेज में हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो इंटरफेज में जो है वो इंटरफेज में हमने उसकी स्ट्रक्चर देखी थी कि इंटरफेज के अंदर जो है क्रोमेटिन फाइबर के रूप में उपस्थित होता है। तो क्रोमेटिन फाइबर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर न्यूक्लियोसोम्स उपस्थित होते हैं। अब न्यूक्लियोसोम जो है वो ऐसे, जैसे ये डीएनए का एक लंबा सा धागे नुमा स्ट्रक्चर है, 2.2 मीटर होता है। आपको पता है अपना जो डीएनए है वो 2.2 मीटर होता है। आप सोच नहीं सकते कि एक सेल, उसके अंदर एक ऐसी सेल जो हमको नॉर्मल आइज से नहीं दिखाई देती, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं, उसके अंदर उससे भी सूक्ष्म न्यूक्लियस उपस्थित होता है, केंद्रक, और उसी के अंदर जो है ऐसी स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है, वो भी 2.2 मीटर लंबी। तो आप सोच सकते हैं कि उसकी जो शेप है वो कितनी कॉम्पैक्ट होती है। तो उसी को हम आगे जो है देखेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, हेलिकल भी हम देखेंगे, उसकी भी हम बात करेंगे किस प्रकार से जो है डीएनए की पैकेजिंग होती है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है। फिर लास्ट वीडियोस में भी हमने देखा था। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हम आगे चलते हैं।
हम देखेंगे डीएनए के मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। जो डीएनए है वो एक प्रकार का मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, हमने देखा, स्ट्रक्चर हमने उसकी देखी। अब जानेंगे कि उसका जो है मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। आप यहाँ पे टॉपिक डाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए। ये हम देख रहे हैं, हिंदी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, हाँ, आणविक भार जो है डीएनए का वो कितना होता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं, डीएनए जो है एक बहुत ही ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट का जो है मॉलिक्यूल है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर हमने देखी इसकी काफ़ी बड़ा है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इतने सूक्ष्म होते हैं, ये बहुत माइक्रो होते हैं, तो इनका जो भार है वो हम किलोग्राम में, ग्राम में, इनमें नहीं माप सकते। ठीक है, ये इनके लिए काफ़ी बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, बहुत बड़ी यूनिट ये हो जाती है इनके लिए अगर हम इनको इसके अंदर मापेंगे। आप मुझे बताइए कि जैसे अगर कोई चींटी है उसको अभी हम किलोग्राम में मापेंगे तो वो जो है उसके आकार, उसके भार के अनुसार ये जो यूनिट है किलोग्राम, ये थोड़ा अजीब लगेगा। तो जो है जिस प्रकार जो है मॉलिक्यूलर वेट जो है मापा जाता है इनका, वो जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट मापा जाता है। डाल्टन की एक इकाई है, एक यूनिट है डाल्टन, उसके अंदर मापा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर वेट जो है, इसकी यूनिट की अगर मैं आपसे बात करूँ, इसकी अगर यूनिट की हम यहाँ पे बात करें, इकाई की, तो इसकी यूनिट होती है डाल्टन। यानी डाल्टन के अंदर जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए को मापा जाता है। अब बात भी कर लेते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट होता कितना है। तो डीएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो एक साइंटिस्ट है कुहन, मैं हिंदी में यहाँ पे इनका नाम लिख देता हूँ। इन्होंने जो है डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट देखा, अपना एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने बताया कि जो डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट है कुहन के अनुसार, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कुहन के अनुसार, तो आपको स्पेसिफिक ये जो है वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कुहन के अनुसार जो है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एनसीईआरटी से हम पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बेसिक्स हम कर रहे हैं क्लियर। तो एनसीईआरटी की बुक में ये है, और अगर एनसीईआरटी की बुक में है तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो कुहन के अनुसार जो है डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है 6 × 10⁹ डाल्टन। डाल्टन इसकी यूनिट है, और 6 × 10⁹ डाल्टन जो है आणविक भार है डीएनए का, किसके अनुसार, कुहन के अनुसार। तो इनका जो एक एक्सपेरिमेंट था, और ये जो एक्सपेरिमेंट था ये इन्होंने कब किया था, ये बात इन्होंने बताई 1957 के अंदर। ठीक है, 1957 के अंदर इन्होंने बताया था। अब एक और चीज आप लिख सकते हैं कि जो डीएनए है इज अ है मोलिकुलर सकते हैं, डीएनए हैज हायर मोलिकुलर वेट। ठीक है, डीएनए का जो मोलिकुलर वेट है बहुत ज्यादा होता है, और कुहन ने बताया कि 6 × 10⁹ डाल्टन इसका मोलिकुलर वेट होता है। और नॉर्मली अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि नॉर्मली अगर जनरल वे में आपसे पूछा जाए डीएनए का मोलिकुलर वेट, MW में आप लिख देता हूँ, तो वो आप लिख सकते हैं 10⁶ से लेकर 10⁹ डाल्टन तक जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए हो सकता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, उसके बाद हम उसके शेप और साइज की बात कर लेंगे थोड़ा सा, कि किन किन टाइप के ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या जो है उसकी साइज हो सकती है, उसकी हम बात कर लेंगे। और क्योंकि एनसीईआरटी में वो स्पेशली दे रखा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है।
एक बार नोट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने ये नोट किया होगा। अब हम जो है इसकी शेप और साइज की बात कर लेते हैं। शेप्स की मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, किस किस प्रकार की जो है इसकी शेप होती है। सर्कुलर शेप किसके अंदर होती है, तो इसमें जो है हम बात कर रहे थे। आप जो है शेप एंड साइज ऑफ DNA की, ठीक है, यानी आकार व, तो मैंने आपको बताया था कि जो सर्कुलर DNA है ये तो जो है किन किन के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल की हमने बात की थी। दूसरा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पाया जाता है। तीसरा जो है प्लास्टिड के अंदर ये पाया जाता है। तो ये जो है सर्कुलर DNA इनके अंदर पाया जाता है। अगर बात करूं इनकी शेप की, तो माइटोकॉन्ड्रियल जो DNA होता है इसका आकार होता है लगभग 5 माइक्रोमीटर। वहीं अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल जो है, बैक्टीरियल सेल के अंदर जो DNA होता है उसकी अगर हम बात करें तो इसकी साइज होती है 1.4 मिलीमीटर जो है इसकी साइज होती है। मेनली मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है, इकोलाई, एस्चेरिया कोलाई, बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपने पढ़ा हो तो बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है सर्कुलर DNA की काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर होती है और उसके अंदर हम इजीली जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या मैनिपुलेट उसको कर सकते हैं। तो इकोलाई ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी जो DNA का आकार है वो है 36 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना आगे जब हम पैकेजिंग की बात करेंगे, पैकेजिंग ऑफ DNA की, तो वहाँ पे हम इसकी बात कर लेंगे। तो ये आप ने देखा। दूसरी हम बात कर रहे थे सर्कुलर DNA की, हमने बात कर ली। सेकंड आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर DNA की होती है, धागेनुमा संरचना, वो यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर संरचना के रूप में जो है वो पाया जाता है। अब उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स, और न्यूक्लियोसोम की बहुत सारी फाइबर्स जो है वो गुच्छे के रूप में उपस्थित होती है। अलग अलग कोशिका के फेज में कभी वो जो है क्रोमोसोम के रूप में हमें दिखाई देती है, और भी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब जो है अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है DNA की उसकी हमने बात कर ली, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स की जब संरचना की हमने बात की थी तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार की संरचना DNA की होती है, आप समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की अब जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA, इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रकार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने ये दिया था। कब बात करें 1953 की, 53 के अंदर वॉटसन और क्रिक द्वारा ये मॉडल तैयार किया गया, जिसका नाम है डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA, ठीक है। इसी मॉडल के आधार पर हमने जो है जब न्यूक्लिक एसिड्स पढ़े थे तो हमने उसकी स्ट्रक्चर की बात की थी। एक बार मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, फिर भी उससे जो है आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 2 स्ट्रैंड होते हैं, दोनों जो है सपोज कीजिए कि एडेनिन है रेड कलर का। अब हम जानते हैं कि एडेनिन जो है वो सिर्फ थाइमिन के साथ अटैच होता है, तो ब्लैक जो है यहाँ पे
ये थाइमिन है। अब जो है हम बना लेते हैं साइटोसिन। ये साइटोसिन है और उसके साथ अटैच है गुआनिन। तो ये जो है डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसके पास 2 हेलिक्स होते हैं। अब जैसे 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, उसकी पैकेजिंग में हम देखेंगे किस प्रकार से जो है इस कॉम्पैक्ट शेप के रूप में जो है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के रूप में वो है उसकी पैकेजिंग होती है, फिर वो एक अलग बात है। अब सपोज कीजिए कि एक लंबा डीएनए 2.2 मीटर का, हमने उसके अंदर से जो है एक न्यूक्लियोटाइड या फिर हम एक जो है कोइल, ये जो है कोइल जो है इसको निकाल लिया, जैसा कि आप यहाँ पे इस प्रकार देख सकते हैं। इसको जो है हमने सेपरेट कर लिया यहाँ से, थोड़ा सा बड़ा मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर इनको हम बोलते हैं बेस पेयर्स, क्योंकि इनके अंदर जो है 2 नाइट्रोजनस बेस हैं। जैसे ये जो है ये एक प्रकार का नाइट्रोजनस बेस के एक जोड़ा है, तो ये एक जोड़ा है, इसीलिए जो है इसको हम बेस पेयर बोल देते हैं, ठीक है। तो इनको बोला जाता है बेस पेयर्स, और इन्हीं के आधार पे जो है डीएनए की लेंथ को हम मापेंगे, वो एक अलग बात है, ठीक। तो वॉटसन और क्रिक का मैं डबल हेलिक्स मॉडल पहले आपको समझाता हूँ कि इनके बीच में जो है बेस पेयर्स अटैच होते हैं। ऐसे टी जुड़ा होगा, सी से जी जुड़ा होगा, और ऐसे ही जो है कोई अरेंजमेंट नहीं है। जैसे एडेनिन आ गया, फिर एडेनिन आ सकता है, थाइमिन आ सकता है, साइटोसिन, तो कहीं भी कोई सा भी बेस पेयर उपस्थित हो सकता है, ठीक। अब एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा तो आप नोट कर सकते हैं आसानी से। पहली बात तो ये, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर के रूप में अगर आप बनाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर बना के अगर आप समझना चाहते हैं, ये अपना लास्ट टॉपिक होने वाला है आज, इसका मॉडल हम देख के क्लास को यही खत्म करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड जो है वो 5th एंड है और ये खत्म हुआ अपना 3rd एंड पे, ठीक है। यानी ये इधर से ऊपर जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से घूमता हुआ ये स्ट्रैंड 5th एंड तक चला गया। तो अगला जो स्ट्रैंड है वो भी 3rd एंड से 5th पे ही जाएगा, यानी दोनों जो स्ट्रैंड है वो 3 to 5 है, लेकिन जो है ये एंटी पैरेलल होंगे, ये हमने पढ़ा था। दोनों जो स्ट्रैंड है वो एंटी पैरेलल होते हैं, ये हम बात कर चुके थे। जैसे कि ये ऐसे लिपटे हुए हैं, ऐसे लिपटे हुए हैं, अगर मैं इनको सीधा कर देता हूं, अगर मैं इनको सीधा कर देता हूं तो ये आपको रेल की पटरी जो होती है, ट्रेन की ट्रैक्स जो होते हैं, कुछ इस प्रकार के आपको दिखेंगे। और ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं यहाँ पे, जो कि दोनों को अटैच कर रहे हैं, और ये जो है पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है, परंतु विपरीत है, ठीक है। परंतु जो है विपरीत ये होते हैं। और इसकी बात मैंने आपको करी थी, क्यों? क्योंकि जब हमने बात की शुगर मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, और ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा CH2OH के रूप में यहाँ पे उपस्थित होता है। तो इधर जो है फॉस्फेट ग्रुप इस पे जुड़ता है, और यहाँ जो है फॉस्फेट ग्रुप इस पे अटैच होता है, और ये जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है, इस पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं। तो इस साइड से जो है इस साइड ये चलता चला जाता है। उसी प्रकार दूसरी जो चेन होगी, यहाँ इधर जो है इसके इधर, ये जैसे डबल बॉन्ड, अगर ये एडेनिन है तो ये थाइमिन से अटैच होगा डबल बॉन्ड के साथ, और ये थाइमिन है, ये कार्बन फर्स्ट से अटैच होगा। लेकिन उधर की साइड की अगर स्ट्रक्चर में बनाओ तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पे पांचवा कार्बन यहाँ होता है और तीसरा कार्बन ये होता है, और जो है यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है, और यहाँ पे जो है ये नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। तो पहला जो पॉइंट है आप ये लिख सकते हैं कि दोनों जो स्ट्रैंड हैं डीएनए के, वो एंटी पैरेलल होते हैं और एक दूसरे के समांतर। एंटी पैरेलल से मेरा मतलब है कि अपोजिट होते हैं, और पैरेलल मतलब आप समझ गए होंगे कि एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। तो पहला पॉइंट, और ये अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इनके बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो एक जो कोइल होती है, जैसे कि यहाँ से और यहाँ तक, इसके बीच 10 बेस पेयर उपस्थित होते हैं।
और एक जो बेस पेयर है, जिसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके और यहाँ तक की, एक जो बेस पेयर है इसकी दूरी जो होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब ये 10 होते हैं बीच में बेस पेयर, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये आएगा 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये जो दूरी होती है ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं जो ए है, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ए है ये अटैच होता है टी से। ठीक है, यानी एडेनिन जो है वो थायमिन से अटैच होता है डबल बॉन्ड के साथ, और सी जो है साइटोसिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ गुआनिन से अटैच होता है। ठीक है, अब ये सब चीजें मैं सेंटेंस के रूप में आपको इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, इतना सारा मैटर हमको पढ़ना है, इतनी सारी चीजें हमको जो है तैयार करनी है, तो चीजें आपके यहाँ पे फिट होनी चाहिए। नोट्स जो है यहाँ पे प्रिपेयर होने चाहिए। अगर एक एक लाइन आप बनाएंगे तो काफी टाइम भी जो है आपका कंज्यूम होगा। तो पॉइंट टू पॉइंट मैं जो अपने नोट्स प्रिपेयर करता हूँ वो इसी प्रकार से प्रिपेयर करता हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, पूरा का पूरा सेंटेंस में यहाँ पे नहीं लिखता। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, किसी भी प्रकार से जो है मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, या तो टेलीग्राम पे जो है उसको हम अवेलेबल करवाएंगे। आप भी रिकमेंड कर सकते हैं इस के थ्रू जो है हमको अवेलेबल करवाने चाहिए नोट्स। अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ बना दूंगा। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 4 पॉइंट पे हम बात कर चुके हैं। ठीक है, क्या क्या हमने देखा, डीएनए की एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर हमने देखी, वहां पे हमने बात की। पहला पॉइंट हमारा यही हो गया कि दोनों के दोनों अपोजिट होते हैं, दोनों जो स्ट्रैंड है डीएनए के, दोनों स्ट्रैंड जो है डीएनए के वो समांतर होते हैं और अपोजिट होते हैं। ठीक है, वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने बात की ए किससे अटैच होता है, टी से, कितने बॉन्ड होते हैं, तो ये जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में बात की गई है। पांचवा पॉइंट आप लिख लीजिए, राइट हैंडेड हेलिक्स ये बनाते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर मैं लिखूं यहाँ पे, दक्षिणावर्ती कुंडलिनी इनकी होती है। ठीक है, यानी जैसे दो जो स्ट्रैंड थे डीएनए के वो दक्षिणावर्ती यानी कि राइट हैंडेड मोशन में जो है कोइलिंग बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो है वो कोइल्ड हुए रहते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट था। छठी अगर हम बात करें तो वाटसन और क्रिक जो है ये जो मॉडल दिया उसके लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, वो भी कब, 1962 के अंदर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं वाटसन और क्रिक को जो है इस मॉडल के लिए नोबेल प्राइज मिला 1962 के अंदर। 7th पॉइंट आप लिखिए, एक साइंटिस्ट है विल्किंस, हिंदी में इनका नाम लिख देता हूं, विल्किंस जो है इन्होंने डीएनए की ये जो स्ट्रक्चर है, डीएनए की स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो डीएनए की स्टडी की यानी डीएनए का अध्ययन किया किस चीज से, एक्स-रे स्टेलोग्राफी से। ठीक है, एक्स-रे स्टेलोग्राफी एक टेक्निक है जिसके द्वारा जो है विल्किंस ने डीएनए के स्ट्रक्चर की स्टडी की। तो ये पॉइंट जो है इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है तो अब हम बात करेंगे, ये जो टॉपिक है अपना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो कि वाटसन और क्रिक ने दिया था, तो ये अपना कंप्लीट होता है। और अब जो है हम इसी को कंटिन्यू करते हुए इसके अंदर एक छोटी सी चीज जो रह गई, चरगाफ जो थे, चरगाफ ने जो है मैं बात करूं चरगाफ की,
चरगाफ ने जो है एक स्टडी की, एक विश्लेषण किया, या हम कह सकते हैं एनालिसिस किया, विश्लेषण किया डीएनए की स्ट्रक्चर का, और उस विश्लेषण से ठीक है, चरगाफ ने जो है उस विश्लेषण से कुछ निष्कर्ष निकाले। और वो जो निष्कर्ष निकाले उन्होंने, उनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाले, आप भी ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं है, पर उस जमाने के हिसाब से जब डीएनए की स्ट्रक्चर, तो क्या जब हम नॉर्मल सेल की स्टडी नहीं कर सकते थे आसानी से, इतने इक्विपमेंट्स हमारे पास नहीं थे, और हमारी साइंस जो थी वो इतनी एडवांस नहीं थी, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो चरकॉफ ने बताया पहला कि ए जो है, एडेनिन जो है, वो जितने भी होंगे उनके बराबर जो है थाइमिन उपस्थित होता है किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर। अब अभी के अगर हम बात करें तो कॉमन सी बात है, अपन को भी पता है कि जो है ए हमेशा टी से अटैच होता है, ए टी के साथ जुड़ता है, ये हमको पता है। तो सिंपल सी बात है कि ए जो है जितने होंगे उतने टी उपस्थित होंगे डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ए यानी एडेनिन जो नाइट्रोजनस बेस है, उसके मॉलिक्यूल और जो थाइमिन है के अणु जो है वे किसी भी डीएनए के अंदर समान होते हैं, ठीक है। पहली चीज तो उसने ये बताई। दूसरा उन्होंने बताया, जिस प्रकार ए और टी के बीच में उन्होंने रिलेशन बताया, तो उन्होंने बताया सी व जी बी। अब मैं पूरे सेंटेंस लिखने के बजाय अगर मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूं हिंट के, बी जो है समान होते हैं नंबर्स में, ठीक है। एक और तीसरा पॉइंट है जो मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूं। उन्होंने बताया कि ए और यानी ए टी जो है एक बेस पेयर है, ये एक बेस पेयर हो गया, जोड़ा हो गया है नाइट्रोजन सारकों का, तो बेस पेयर इसको हम बोलेंगे। और सी और जी जो है, इनका अलग अलग डीएनए के अंदर जो रेशियो है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये एक अलग बात बताई उन्होंने, इनका जो रेशियो है वो अलग अलग डीएनए के अंदर अलग अलग होता है। तो तीसरा आप लिख लीजिए कि ए जी तथा ए और टी तथा सी प्लस जी का जो रेशियो है वो अलग अलग डीएनए अणुओं के अंदर अलग अलग होता है। तो ये चिरकॉफ ने बताया था, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो आज जो है, आज की क्लास में हमने बात की डीएनए की। डीएनए के अंदर हमने देखा उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर जो है वो हमने न्यूक्लिक एसिड्स जो है वहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली थी, वहाँ पे हमने बिल्कुल आपको एक्सप्लेन किया अच्छी तरीके से किस प्रकार से जो है किसी भी न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक अम्ल की संरचना होती है। दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हमको यहाँ पे पढ़ने हैं, डीएनए और आरएनए। उसके बाद हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करेंगे, किस प्रकार जो है प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सेंट्रल डोग्मा स्ट्रक्चर जो है, फॉर्मूला टाइप जो है वो सेंट्रल डोग्मा, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके क्लास में हम बात करेंगे रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में, यानी डीएनए की पुनरावृत्ति किस प्रकार से होती है। ये भी फ्रेडरिक और मिशर ने बताया था, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव है वो किसी और ने किया था। उसके बाद जो है अभी हमको पढ़ना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये किसने प्रूव किया, ठीक है। ये प्रूव तो हो गया, हमको पता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन साइंस में जो है कोई भी चीज़ बिना प्रूव के नहीं चलती। तो ये किसने, हार्सी और चेज के जो है एक्सपेरिमेंट है, तो उनकी भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम आरएनए स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस पे हम चलेंगे। तो आई होप कि ये जो वीडियोस हैं आपके लिए मददगार साबित हो रहे होंगे। बुक भी अब मैं आपको बताऊंगा एक बार, जो है हो सकता है विज्ञप्ति आने के बाद जो थोड़ा सिलेबस चेंज हो जाए आपका, तो उसके बाद हम बुक भी देखेंगे कौन सी बुक जो है वो बेस्ट रहेगी। बाकी यहाँ हम जो है एनसीईआरटी का बिल्कुल बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, और 90 क्वेश्चन आपको क्योंकि सीनियर और सेकेंडरी लेवल से मिलते हैं, तो मुझे लगता है एनसीईआरटी से जो है जब 90 क्वेश्चन 150 में से, उसमें से भी जो है
20 क्वेश्चन आपके CDP सेक्शन के हैं, यानी कि पेडागोजी सेक्शन के हैं, और साइकोलॉजी सेक्शन के हैं पेपर फर्स्ट में भी। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे है 130 क्वेश्चन में से। उसके बाद आपको 90 क्वेश्चन सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल से मिलती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।